हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली है। ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल का कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर आने से पहले जानना चाहते हैं, आप हमारी ये वीडियो देखकर आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के ऊपर आपको हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट सबसे पहले देखने को मिलता है। इसीलिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर मैट हार्डी ऑरेंज कैसिडी को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच की शुरुआत में हमें इस मैच के अंदर थोड़े फनी मोमेंट्स देखने को मिले कि ऑरेंज कैसिडी इस मैच की शुरुआत में अपने हाथ अपने पॉकेट के अंदर डालकर खड़े थे, पर सरप्राइजिंगली मैट हार्डी ने भी अपने हाथ अपने पॉकेट के अंदर डाली और मैट हार्डी ने अपने पॉकेट से बहुत सारे पैसे निकाले, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी ने मैट हार्डी के ऊपर अटैक किया और इसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। पर ये मैच स्टार्ट होने के बाद से इस मैच के अंदर मैट हार्डी डोमिनेट कर रहे थे और इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करते करते मैट हार्डी ने ऑरेंज कैसिडी की जेब से उनके पैसे निकाले, जो कि ऑरेंज कैसिडी ने ये मैच शुरू होने से पहले ले लिए थे। पर फाइनली ऑरेंज कैसिडी ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने मैट हार्डी के ऊपर काफी खतरनाक मूव्स लगाए और इसी बीच ऑरेंज कैसिडी के एक पंच की वजह से मैट हार्डी के मुंह से खून भी निकल रहा था। पर इस सब के बाद जब ऑरेंज कैसिडी एक टॉप रोप मूव लगाने के लिए गए, तब मैट हार्डी ऑरेंज कैसिडी को रोकने के लिए गए, पर सरप्राइजिंगली ऑरेंज कैसिडी ने मैट हार्डी के ऊपर मैट हार्डी के ही भाई यानी कि जेफ हार्डी का फिनिशर स्वांटन बम लगाया और इसके बाद ऑरेंज कैसिडी मैट हार्डी के ऊपर मैट हार्डी का ही फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट लगाने के लिए गए, पर मैट हार्डी ने इसे रिवर्स कर दिया और मैट हार्डी ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर ट्विस्ट ऑफ फेट लगाया। पर ऑरेंज कैसिडी ने किस तरीके से किक आउट कर यहाँ पर मैट हार्डी के ऊपर दोबारा उनका ही फिनिशर यानी कि ट्विस्ट ऑफ फेट लगाया, पर फिर भी मैट हार्डी ने किक आउट किया और इसके बाद ऑरेंज कैसिडी मैट हार्डी के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाने के लिए गए, पर इसे रिवर्स कर मैट हार्डी ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाने के लिए गए, पर ऑरेंज कैसिडी ने इसे रिवर्स कर दिया और ऑरेंज कैसिडी ने मैट हार्डी के ऊपर एक रोलअप पिन किया और इस रोलअप पिन के सहारे ऑरेंज कैसिडी ने मैच जीत लिया है, जो रिजल्ट देखकर मैट हार्डी काफी सरप्राइज थे। लेकिन देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के बाद मैट हार्डी की हालत कैसी है। पर इसके बाद हमें AEW के डायनामाइट शो के ऊपर मैलिका ब्लैक के लिए एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए मैलिका ब्लैक ने कहा इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मैलिका ब्लैक आर्न एंडरसन के बेटे यानी कि ब्रॉक एंडरसन को फेस करने वाले हैं। पर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर इनका मैच स्टार्ट होने के बाद मैलिका ब्लैक यहाँ पर ब्रॉक एंडरसन को एक मौका देना चाहते हैं कि ब्रॉक एंडरसन ये मैच छोड़कर जा सकते हैं और यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने कहा कि ये मैच स्टार्ट होने के बाद ब्रॉक एंडरसन को ये मैच छोड़कर जाने के लिए उनके पास 10 सेकंड है और अगर इस टाइम के अंदर ब्रॉक एंडरसन ये मैच छोड़कर नहीं जाते तो फिर ब्रॉक एंडरसन मैलिका ब्लैक की विक्टिम बनने वाले हैं, जो बातें यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने कही। पर इसके बाद क्रिस जेरिको इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि ये हफ्ता AEW कंपनी के लिए काफी अच्छा हफ्ता रहा है और ये पूरा का पूरा हफ्ता AEW कंपनी का हर एक रेसलर सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन क्रिस जेरिको नहीं, क्योंकि क्रिस जेरिको MJF के हाथों अपना मैच हार चुके हैं और इससे क्रिस जेरिको काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि MJF ने क्रिस जेरिको को लगातार 3 बार हराया है। पर अगर लोगों का ऐसा कहना है कि क्रिस जेरिको सबसे इतना इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिस जेरिको बताना चाहते हैं कि क्रिस जेरिको सबसे इतना इनसिक्योर इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि क्रिस जेरिको है और जेरिको कभी भी हार नहीं मानते। इसीलिए क्रिस जेरिको ने फाइनली यहाँ पर MJF को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और यहाँ पर क्रिस जेरिको का कहना है कि इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर MJF और क्रिस जेरिको के बीच में एक मैच हो जाए। पर इस बार क्रिस जेरिको एक काफी बड़ा दाव खेलने के लिए रेडी है, क्योंकि इस मैच के अंदर क्रिस जेरिको अपना करियर ऑन द लाइन रखने वाले हैं और अगर क्रिस जेरिको ऑल आउट पेपर के अंदर MJF को नहीं हरा पाए तो फिर क्रिस जेरिको दोबारा से कभी भी AEW कंपनी के अंदर रेसल नहीं करने वाले और क्रिस जेरिको परमानेंटली AEW के शोज के ऊपर कॉमेडी का काम करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही। पर जेरिको के ऐसे कहने के बाद यहाँ पर MJF आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए MJF ने कहा कि लास्ट वीक MJF और क्रिस जेरिको के मैच के बाद MJF ने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि आज के बाद MJF कभी भी क्रिस जेरिको को कोई रिमैच नहीं देने वाले, पर MJF ने क्रिस जेरिको को टैप आउट करवाया है। इससे अच्छा MJF ने क्रिस जेरिको को रिटायर किया है, ये सुनने के लिए काफी अच्छा लगेगा। इसीलिए MJF ने यहाँ पर क्रिस जेरिको का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और MJF का कहना था कि क्या क्रिस जेरिको सच में ऐसा चाहते हैं, क्योंकि आज तक MJF ने क्रिस जेरिको को लगातार 3 बार हराया है और MJF का कहना है कि ऑल आउट पेपर के अंदर भी MJF क्रिस जेरिको को हराने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि जब इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर MJF और क्रिस जेरिको के बीच में मैच होता है तो ये मैच कैसा होता है और इस मैच का रिजल्ट क्या होता है। पर इसके बाद हमें वास्त्री ब्लॉन्ड्स के लिए बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर इस वीक के अपने डायनामाइट शो के मैच के लिए रेडी होते हुए वास्त्री ब्लॉन्ड्स ने कहा कि माना कि लूचा ब्रोस भाई है, लेकिन इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर वास्त्री ब्लॉन्ड्स दिखाने वाले हैं कि वास्त्री ब्लॉन्ड्स की फ्रेंडशिप लूचा ब्रोस की ब्रदरहुड से भी काफी बड़ी है, जो बातें यहाँ पर वास्त्री ब्लॉन्ड्स ने कही। लेकिन इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच हुआ, जहां पर वास्त्री ब्लॉन्ड्स लूचा ब्रोस को फेस कर रहे थे और यहाँ पर इस मैच के दौरान जुरासिक एक्सप्रेस भी रिंगसाइड पर थी। पर ये मैच स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर यंग बक्स आ गए और यहाँ पर आकर रैंप पर बैठकर यंग बक्स से मैच देख रहे थे। और जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस शुरुआत में तो ये मैच काफी अच्छा मैच रहा, पर बीच बीच में ये मैच देखते समय मुझे ऐसा लगा कि प्रोबेबली इस मैच के अंदर इन दोनों ही टैग टीम्स की कोऑर्डिनेशन काफी अच्छी नहीं है। पर फिर भी किसी भी तरीके से लूचा ब्रोस और वास्त्री ब्लॉन्ड्स इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए कामयाब हो गए और एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर लूचा ब्रोस
ब्रोज ने वास्टी ब्लॉन्ड्स के फिनिशर के ऊपर भी किकआउट कर दिया और इस सब के बाद फाइनली लूचा ब्रोज ने वास्टी ब्लॉन्ड्स के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर वास्टी ब्लॉन्ड्स को पिन कर लूचा ब्रोज ने मैच जीत लिया है। यानी कि अब लूचा ब्रोज AEW की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट के अंदर इस टूर्नामेंट के फाइनल्स में पहुंच चुके हैं और अब लूचा ब्रोज और जुरासिक एक्सप्रेस के अंदर जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतेगा वो बन जाएगा AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर जुरासिक एक्सप्रेस रिंग के अंदर आ गई और यहाँ पर आकर जुरासिक एक्सप्रेस ने लूचा ब्रोज के साथ एक हैंडशेक किया, लेकिन तभी पीछे से यंग बक्स आ गए और यहाँ पर आकर यंग बक्स ने जुरासिक एक्सप्रेस को लूचा ब्रोज के ऊपर ढकेल दिया, जिससे कि लूचा ब्रोज काफी ज्यादा गुस्सा थे और यहाँ पर लूचा ब्रोज को लग रहा था कि जुरासिक एक्सप्रेस ने लूचा ब्रोज के ऊपर अटैक किया है। लेकिन लूचासोरस ने लूचा ब्रोज को समझाया कि यंग बक्स ने उन्हें लूचा ब्रोज के ऊपर ढकेल दिया था, जिसके बाद लूचासोरस ने यहाँ पर यंग बक्स के ऊपर अटैक किया और ये फिनिक्स और जंगल बॉय ने यंग बक्स के ऊपर एक काफी बढ़िया सुसाइड डाइव लगाई और ये सेगमेंट खत्म होते समय लूचा ब्रोज और जुरासिक एक्सप्रेस ये दोनों ही एक साइड के ऊपर खड़े हो गए, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में होने वाला ये मैच सिर्फ AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स का नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए है और इसके अलावा इन दोनों ही टीम्स के अंदर कोई भी हिट नहीं है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर होने वाले अंद्रादे और पाक के मैच के पहले यहाँ पर इस मैच को हाइप करने के लिए एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए अंद्रादे ने कहा कि अंद्रादे इस बात से एग्री करते हैं कि पाक वर्ल्ड के काफी अच्छे हाई फ्लायर है, लेकिन अंद्रादे इस बात से एग्री नहीं करते। पर पाक को ये बात नहीं पता कि अंद्रादे पाक से काफी बेहतर है और ये बात अंद्रादे पाक को ऑल आउट पेपर के अंदर रियलाइज करवाने वाले है, जो बात यहाँ पर अंद्रादे ने कही। पर इसके बाद हमें AEW की डायनामाइट शो के ऊपर AEW की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहाँ पर जिमी हेटर रेड वेलवेट को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने के बाद रेड वेलवेट ने जिमी हेटर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर रेड वेलवेट जिमी हेटर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी, जहाँ पर रेड वेलवेट ने जिमी हेटर के ऊपर लगातार 2-3 सुसाइड डाइव्स भी लगाए। पर इसके बाद रेफरी को डिसाइड कर रिंग साइड पर खड़े हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर ने रेड वेलवेट के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद जिमी हेटर ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और यहाँ पर जिमी हेटर इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी। पर फाइनली रेड वेलवेट को भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक करने का मौका मिला और ये देखकर डॉक्टर ब्रिट बेकर फिर एक बार इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए गई। पर इस बार रेड वेलवेट ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को साइड में कर दिया और पता नहीं क्यों, लेकिन इस मैच के अंदर भी हमें जिमी हेटर और रेड वेलवेट इन दोनों के बीच में कुछ अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिली। पर इस मैच के अंदर जिमी हेटर की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी और कहना पड़ेगा कि 2 साल बाद जिमी हेटर की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है और यही इस मैच के आखिर में रेड वेलवेट जिमी हेटर के ऊपर एक मूनसॉल्ट लगाने के लिए गई, जो मूनसॉल्ट रेड वेलवेट ने बुरी तरीके से बॉच कर दी और यहाँ पर रेड वेलवेट जिमी हेटर के ऊपर नहीं बल्कि काफी दूर लैंड किया और इसके बाद जिमी हेटर ने रेड वेलवेट के ऊपर अपना फिनिशर रनिंग क्लोज लाइन लगाया और यहाँ पर रेड वेलवेट को पिन कर जिमी हेटर ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद भी डॉक्टर ब्रिट बेकर और जिमी हेटर ने रिंग के अंदर आकर रेड वेलवेट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया और यहाँ पर रेड वेलवेट को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि क्रिस स्टैटलैंडर आ गई और यहाँ पर आकर क्रिस स्टैटलैंडर ने रेबल और जिमी हेटर के ऊपर अटैक किया और इन दोनों को ही रिंग से बाहर कर दिया। लेकिन डॉक्टर ब्रिट बेकर अब भी रिंग के अंदर थी और यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक करने के लिए गई, लेकिन डॉक्टर ब्रिट बेकर किस तरीके से यहाँ पर भागने के लिए कामयाब हो गई और इसके बाद यहाँ पर AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अपने हाथ के अंदर पकड़कर यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ने क्लियर कर दिया है कि अब क्रिस स्टैटलैंडर डॉक्टर ब्रिट बेकर के AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए आने वाली है। पर इसके बाद हमें द डार्क ऑर्डर के लिए एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए इविल उनो बता रहे थे कि माना कि हाल फिलहाल में डार्क ऑर्डर के आधे मेंबर हैंगमैन पेज को सपोर्ट कर रहे हैं, पर आधे मेंबर वही कर रहे हैं जो कि हैंगमैन पेज ने कहा था। लेकिन अब भी डार्क ऑर्डर एक ही है, जो बात यहाँ पर इविल उनो कर रहे थे। पर तभी इस पर एलेक्स हंसे और ये देखकर इविल उनो काफी गुस्सा हो गए और यहाँ पर इविल उनो ने एलेक्स से पूछा कि एलेक्स को इसके अंदर क्या चीज फनी लगी और यहाँ पर बात करते हुए एलेक्स ने कहा कि डार्क ऑर्डर को हैंगमैन पेज की मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि माना कि हैंगमैन पेज ने उनकी मदद करने के लिए नहीं कहा। पर उसके बाद से हैंगमैन पेज अब तक AEW की डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आए और इविल उनो का नंबर 1 है। इसका मतलब इविल उनो डार्क ऑर्डर के लीडर नहीं है, जो बात यहाँ पर एलेक्स ने कही और ये सुनकर इविल उनो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और यहाँ पर इविल उनो ने एलेक्स से कहा कि क्यों ना एलेक्स दोबारा से जॉन सिल्वर के पीछे जाकर छुप जाए, क्योंकि एलेक्स सबसे अच्छी चीज वही करता है। पर ये बात कहने के बाद इविल उनो को रियलाइज हुआ कि इविल उनो ने यहाँ पर क्या कहा है और यहाँ पर इविल उनो ने एलेक्स से माफी मांगी। पर एलेक्स ने कहा कि एलेक्स को नहीं लगता कि वो इविल उनो को झेल सकता है और एक अगर एलेक्स यहाँ चले गए और ये सब चीजें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि प्रॉब्ली यहाँ पर डार्क ऑर्डर अलग हो रही है। पर देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डार्क ऑर्डर के अंदर क्या होता है। और गाइस आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप डार्क ऑर्डर को अलग होता हुआ देखना चाहते हैं या नहीं। पर मैं तो डार्क ऑर्डर को अलग होते हुए नहीं देखना चाहता। पर इसके बाद हमें इस वीक के AEW की डायनामाइट शो के ऊपर सीएम पंक का एक इंटरव्यू देखने को मिला और फिर एक बार यहाँ पर सीएम पंक के लिए क्राउड की तरफ से बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिला है। और यहाँ पर सीएम पंक का इंटरव्यू लेते हुए टोनी शिवानी ने सीएम पंक से पूछा कि सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर क्यों आए हैं, जिस पर क्राउड में बैठे हुए एक आदमी ने कहा कि डार्बी एलिन के लिए। और यहाँ पर सीएम पंक ने कहा कि हाँ वो आदमी सच है, सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर जंगल बॉय, ऑरेंज कैसिडी और ऐसे बहुत सारे बढ़िया टैलेंट के लिए आए हैं। लेकिन सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंटली डार्बी एलिन के लिए आए हैं, क्योंकि डार्बी एलिन कोई बहुत ही बड़े सुपरस्टार नहीं है। डार्बी एलिन के पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, पर डार्बी एलिन के पास हर्ट है और डार्बी एलिन बार बार प्रूव करते हैं। इसलिए सीएम पंक को लगा कि सीएम पंक को भी कुछ प्रूव करने की जरूरत है और इसी वजह से सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर आए हैं, जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने बताई। पर आगे बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि यहाँ पर काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या सीएम पंक अभी उस तरीके से रेसल कर सकते हैं या नहीं, जो कहने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड इसके चैंट्स करने लगा, जो देखा जाए तो डेनियल ब्रायन के मुंह है। और यहाँ पर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि इसके लिए क्राउड को थोड़ी देर और देर तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर सीएम पंक ने कहा कि डेनियल ब्रायन को AEW कंपनी के अंदर आने के लिए थोड़ा फार और टाइम है। पर यहाँ पर सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक के बहुत सारे निकनेम्स है, जिनमें से एक है वॉइस ऑफ वॉइसलेस। और यहाँ पर सीएम पंक लगता है कि उन्हें निकनेम रिटायर करना चाहिए, क्योंकि AEW कंपनी के अंदर हर कोई रेसलर अपनी बात रख सकता है और बैकस्टेज में हर कोई बातें सुनता है। पर जहाँ तक बात है कि क्या सीएम पंक अभी वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर है, तो ये जानने के लिए लोगों को ऑल आउट पे-पर-व्यू देखना पड़ेगा और सीएम पंक फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही। तो अब देखना पड़ेगा कि ऑल आउट पे-पर-व्यू में सीएम पंक की परफॉर्मेंस कैसी होती है
है, लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि डार्बी एलन और सीएम पंक का ये मैच कैसा होने वाला है। लेकिन गाइज मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप सीएम पंक की बेस्ट इन द वर्ल्ड की टी शर्ट इंडिया के अंदर खरीदना चाहते हैं या फिर अगर आप AEW कंपनी की कोई भी टी शर्ट इंडिया के अंदर खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया है कि आप AEW कंपनी की हर एक टी शर्ट इंडिया के अंदर किस तरीके से खरीद सकते हैं। तो इसीलिए AEW की मर्चेंडाइज इंडिया के अंदर खरीदने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर AEW की मर्चेंडाइज इंडिया के अंदर खरीदना मत भूलना। पर गाइस इसके बाद हमें AEW के शो के ऊपर AEW के TNT चैंपियन मीरो के लिए एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए मीरो ने कहा कि AEW के TNT चैंपियन का मतलब ये होता है कि उस चैंपियन को पूरे के पूरे TNT नेटवर्क को कैरी करना पड़ता है, और जब से मीरो TNT चैंपियन बने हैं तब से मीरो यही कर रहे हैं। और अब एडी किंगस्टन काफी जल्दी मीरो तक नहीं आए तो फिर मीरो को एडी किंगस्टन तक पहुंचने के लिए टाइम नहीं लगेगा, जो बातें मीरो ने अपने इस बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर कही। लेकिन इसके बाद हमें AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के मेंस डिवीजन से एक 6-मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर द विंगमैन जॉन मॉक्सली, एडी किंगस्टन और डार्बी एलन को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सरप्राइजिंगली मैच स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर इस मैच के अंदर विंगमैन डोमिनेट कर रहे थे, और ये काफी अनयूजुअल है। पर कहना पड़ेगा कैसे ही AEW अपनी कंपनी के अंदर नए नए सुपरस्टार्स को बिल्ड करती है, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। पर इस मैच के अंदर काफी ज्यादा बीटिंग खाने के बाद फाइनली एडी किंगस्टन, डार्बी एलन और जॉन मॉक्सली ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया, और ये देखकर पीटर एवलन डार्बी एलन के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन स्टिंग, जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन ने मिलकर पीटर एवलन के ऊपर अटैक कर दिया। और इसके बाद रिंग के अंदर जाकर एडी किंगस्टन और जॉन मॉक्सली ने सेजर बोर्नी के ऊपर भी अटैक कर दिया, और ये देखकर रायन नेमथ रिंग के अंदर एक स्टील चेयर लेकर आ गए, और यहाँ पर रायन नेमथ जॉन मॉक्सली ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। पर जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन को अपनी तरफ आता हुआ देख यहाँ पर रायन नेमथ कुछ नहीं कर पाए, और यहाँ पर एडी किंगस्टन और जॉन मॉक्सली ने रायन नेमथ के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, जिस सबके बीच डार्बी एलन ने जेडी ड्रेक के ऊपर अपना फिनिशर कॉफिन ड्रॉप लगाया, और यहाँ पर जेडी ड्रेक को पिन करके डार्बी एलन ने मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस तब भी हम देख रहे थे कि क्राउड के अंदर एडी किंगस्टन, जॉन मॉक्सली और स्टिंग द विंगमैन के ऊपर अटैक कर रहे थे, और इनके अंदर डार्बी एलन अकेले थे, और इसी चीज का फायदा उठाकर डेनियल ग्रासिया ने डार्बी एलन के ऊपर अटैक किया। और जब तक स्टिंग, जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन रिंग के अंदर आते तब तक डेनियल ग्रासिया यहाँ से भाग चुके थे। तो अब देखना पड़ेगा कि हमें डार्बी एलन और डेनियल ग्रासिया के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच कब देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें AEW कंपनी के बैकस्टेज में एलेक्स मार्वेज टाई कॉन्टी का एक इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर टाई कॉन्टी से बात करते हुए एलेक्स मार्वेज ने बताया कि टाई कॉन्टी AEW कंपनी की विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल के अंदर एंटर करने वाली है। तो इसके ऊपर टाई कॉन्टी का क्या कहना है। और यहाँ पर बात करते हुए टाई कॉन्टी कह रही थी कि टाई कॉन्टी इससे काफी ज्यादा खुश है, लेकिन तभी यहाँ पर बनी आ गई, और यहाँ पर आकर बनी ने टाई कॉन्टी से कहा कि टाई कॉन्टी अभी डार्क ऑर्डर के अंदर क्या कर रही है, और डार्क ऑर्डर ग्रुप अब रेलेवेंट नहीं रहा, तो क्यों ना आप टाई कॉन्टी हार्डी फैमिली ऑफिस को ज्वाइन करे, जो कहकर बनी ने यहाँ पर टाई कॉन्टी को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। पर टाई कॉन्टी ने गुस्से में पूरा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, जो देखकर बनी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई, और यहाँ पर बनी ने टाई कॉन्टी के ऊपर अटैक किया, और इन दोनों ही सुपरस्टार्स को अलग करने के लिए यहाँ पर रेफरीज आ गए। तो अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए डैक्स हार्वुड बता रहे थे कि हाल फिलहाल में कैश व्हीलर काफी अच्छी तरीके से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन अभी कैश व्हीलर 100% ठीक नहीं हुए। लेकिन तभी यहाँ पर कैश व्हीलर आ गए, और यहाँ पर आकर बात करते हुए कैश व्हीलर ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैश व्हीलर की हालत अब कैसी है, क्योंकि अब फाइनली कैश व्हीलर AEW डायनामाइट शो के ऊपर आकर सैंटाना और ओर्टिज से अपना बदला लेने वाले हैं, जो बात यहाँ पर कैश व्हीलर ने कही। तो अब देखना पड़ेगा कि अपनी इंजरी के बाद कैश व्हीलर किस तरीके से रेसल कर पाते हैं। पर गाइस इसके बाद AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा रिंग के अंदर आ गए, और यहाँ पर टोनी शिवानी केनी ओमेगा का इंटरव्यू लेना चाहते थे। पर टोनी के हाथ से माइक छीनकर यहाँ पर बात करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि ऑल आउट पेपर के अंदर केनी ओमेगा वही करने वाले हैं जो कि केनी ओमेगा आज तक करते हुए आ रहे हैं, यानी कि केनी ओमेगा ऑल आउट पेपर के ऊपर क्रिश्चियन केज को उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच के लिए हराने वाले हैं, जो बात यहाँ पर डॉन कैलिस ने कही। लेकिन तभी यहाँ पर क्रिश्चियन केज आ गए, और यहाँ पर आकर बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज काफी देर से कहते हैं कि डॉन कैलिस एक पीस ऑफ शिट है, और ये प्रूव करने के लिए क्रिश्चियन केज के पास एक वीडियो क्लिप भी है, जो कहकर क्रिश्चियन केज ने यहाँ पर एक वीडियो क्लिप चलाई। और यहाँ पर इस वीडियो क्लिप के अंदर हम देख सकते थे कि यहाँ पर कनाडा के सुपरस्टार्स ने बताया कि डॉन कैलिस वो पहले रेसलर थे जो कि क्रिश्चियन केज को रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ले आए, पर वो डॉन कैलिस थे जिन्होंने क्रिश्चियन केज को पहले ही मैच के बाद फायर कर दिया था, और वो भी एक ऐसे सुपरस्टार के लिए जिसका नाम था केनी ओमेगा, और वो भी तब जबकि केनी ओमेगा सिर्फ 10 साल के थे, जो बातें हमें इस वीडियो क्लिप से पता चली। और ये वीडियो क्लिप दिखाने के बाद क्रिश्चियन केज ने कहा कि वीडियो क्लिप दिखाने के पीछे का मेन रीजन यही है कि क्रिश्चियन केज दिखाना चाहते हैं कि डॉन कैलिस एक पीस ऑफ शिट है। पर डॉन कैलिस के हाथ से माइक लेकर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि उस वीडियो क्लिप से सिर्फ यही साबित होता है कि जब केनी ओमेगा सिर्फ 10 साल के थे तब भी केनी ओमेगा क्रिश्चियन केज से काफी बेहतरीन रेसलर थे, और अब 27 साल बाद भी केनी ओमेगा क्रिश्चियन केज से काफी अच्छे रेसलर है, जो बात यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही। पर यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि अगर क्रिश्चियन केज को ऐसा लग रहा है कि डॉन कैलिस ने अपने फैमिली के लिए क्रिश्चियन केज को स्क्रू किया है तो क्रिश्चियन केज सही है, क्योंकि काफी सारे लोग यही करते हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर डॉन कैलिस ने कुछ सुपरस्टार्स का नाम लिया जिनमें विंस मैकमैन का भी नाम था, और यहाँ पर विंस मैकमैन का भी नाम लेकर डॉन कैलिस ने कहा कि इन सभी लोगों ने अपने फैमिली के लिए अपने कलीग्स को धोखा दिया है, और अगर वो लोग गलत नहीं है तो डॉन कैलिस गलत कैसे हो सकते हैं। जिस पर क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज को खड़े खड़े नींद आई थी, इसीलिए क्रिश्चियन केज को पता नहीं कि डॉन कैलिस ने यहाँ पर क्या कहा। जो सुनने के बाद डॉन कैलिस ने यहाँ पर अपना जैकेट उतारा, और यहाँ पर डॉन कैलिस ने कहा कि अगर क्रिश्चियन केज को बातें समझ नहीं आ रही तो डॉन कैलिस अभी अभी क्रिश्चियन केज को ये बातें समझा सकते हैं, जो कहकर डॉन कैलिस क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक करने के लिए गए, और क्रिश्चियन केज ने यहाँ पर फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर नंबर्स गेम क्रिश्चियन केज के अगेंस्ट था, इसलिए क्रिश्चियन केज यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन तभी यहाँ पर क्रिश्चियन केज को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि एलीट हंटर फ्रैंकी कज़रियन आ गए, और फ्रैंकी कज़रियन को यहाँ पर आता हुआ देख केनी ओमेगा और डॉन कैलिस यहाँ से भाग गए। जो सेगमेंट हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिला है, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे क्रिश्चियन केज और केनी ओमेगा के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमने देखा कि जॉन मॉक्सली एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए बता रहे थे कि जॉन मॉक्सली ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भेजे थे, और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के जिस सुपरस्टार को जॉन
मॉक्सली के खिलाफ मैच चाहिए वो सुपरस्टार उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर सकता था, क्योंकि जो जॉन मॉक्सली को लग रहा था कि हाल फिलहाल का कोई करंट सुपरस्टार उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं करेगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हाल फिलहाल की न्यू जापान प्रो रेसलिंग किसी टॉप स्टार यानी कि हिरोशी तनाहाशी या फिर तात्सुया नाइटो ने साइन नहीं किया, बल्कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के एक लेजेंड यानी कि सातोशी कोजिमा ने साइन किया है। और जॉन मॉक्सली को लगता है कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर सिर्फ लेजेंड्स के अंदर ही दम है कि वो आकर जॉन मॉक्सली से लड़ सकते हैं। लेकिन अब जॉन मॉक्सली सातोशी को बताना चाहते हैं कि जब बेल रिंग करती है तब जॉन मॉक्सली लेजेंड की रिस्पेक्ट नहीं करते, और ये बात सातोशी को जॉन मॉक्सली के साथ रिंग के अंदर खड़े होने के बाद पता चलने वाली है। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही, तो अब देखना पड़ेगा कि जॉन मॉक्सली और सातोशी का मैच कब होता है। पर इसके बाद हमें एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर द फैक्ट्री गन क्लब को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच की शुरुआत से द फैक्ट्री इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी, पर इसके बावजूद भी हमें इस मैच के अंदर बिली गन की तरफ से बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और जब भी कभी फैक्ट्री ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया, तब क्यूटी मार्शल कमेंट्री टीम के ऊपर बैठे हुए बिग शो को चिढ़ा रहे थे, और ये देखकर बिग शो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। पर इसके बाद एक काफी शानदार मैच के बाद जब फाइनली क्यूटी मार्शल लीगल थे और फैक्ट्री इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी, तब क्यूटी मार्शल ने फिर एक बार बिग शो को टॉन्ट किया, और ये देखकर बिग शो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और वो रिंग की तरफ आने लगे। लेकिन इसी का फायदा उठाकर कोल्टन गन ने क्यूटी मार्शल के ऊपर एक रोल अप पिन किया, और इस रोल अप पिन के सारे कोल्टन गन ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो क्यूटी मार्शल के लिए काफी बड़ा अपसेट था, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आगे क्यूटी मार्शल और बिग शो एके पॉल वाइट के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें टॉम लैम्बर्ट का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए टॉम लैम्बर्ट बता रहे थे कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ऐसे रेसलर चलते हैं जो कि अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहते हैं, आंखों पर चश्मा लगाकर घूमते हैं, स्केटबोर्डिंग करते हुए रिंग की तरफ आते हैं। लेकिन अब लैम्बर्ट ये सब चीजें बदलना चाहते हैं, और अब लैम्बर्ट स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज यानी कि मैन ऑफ द ईयर को एडब्ल्यू कंपनी के अंदर टॉप स्टार बनाना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर लैम्बर्ट ने कही, और इसके बाद एडब्ल्यू ने अपने ऑल आउट पेपर व्यू, अपकमिंग रैम्पेज शो और अपकमिंग डायनामाइट शो के लिए कुछ मैचेस एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना। पर इसके बाद हमें आर एंडरसन का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर एलेक्स मार्वेज ने आर एंडरसन से पूछा कि उनके बेटे ब्रॉक एंडरसन ने सिर्फ 6 मैच लड़े हैं और मैलिका ब्लैक पिछले 19 सालों से रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, तो इस वजह से इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर होने वाले ब्रॉक एंडरसन और मैलिका ब्लैक के मैच के पहले यहाँ पर आर एंडरसन का क्या कहना है। जिस सवाल का जवाब देते हुए आर एंडरसन ने कहा कि एंडरसन ने पहले अपने बेटे को वार्न किया है कि मैलिका ब्लैक एक काफी खतरनाक रेसलर है, पर उनके बेटे उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एंडरसन का खून है। पर आर एंडरसन रिंग साइड पर रहकर देखने वाले हैं कि इस मैच के अंदर कोई शेनानिगंस ना हो, जो कहकर आर एंडरसन यहाँ चले गए। और इसके बाद फाइनल टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर मैलिका ब्लैक आर एंडरसन के बेटे ब्रॉक एंडरसन को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने के बाद ब्रॉक एंडरसन ने मैलिका ब्लैक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने अपना कमबैक किया और ब्रॉक के ऊपर अटैक करते करते मैलिका ब्लैक ब्रॉक से कह रहे थे कि ब्रॉक को ये मैच छोड़कर जाना चाहिए था। और इसी बीच मैलिका ब्लैक आर एंडरसन की तरफ गए और अपने बेटे ब्रॉक को मार खाता हुआ देख यहाँ पर आर एंडरसन रिंग के बीच में टॉवल फेंकने के लिए रेडी थे, जिससे ये साबित हो जाता कि ब्रॉक एंडरसन ये मैच हारने वाले हैं। लेकिन गाइस आर एंडरसन ने टॉवल नहीं फेंका और यहाँ पर आर एंडरसन अपने बेटे के लिए चेयर करने लगे, और इस बीच ब्रॉक एंडरसन में मैलिका ब्लैक के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन मैलिका ब्लैक ने ब्रॉक एंडरसन के ऊपर अपना फिनिशर ब्लैक मैच लगाया और यहाँ पर ब्रॉक एंडरसन को पिन कर मैलिका ब्लैक ने मैच जीत लिया। जो मैच एक काफी शॉर्ट मैच था और आप इस मैच को एक स्क्वैश मैच कह सकते हैं। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद आर एंडरसन रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर मैलिका ब्लैक भी एक स्टील चेयर लेकर रिंग के अंदर आ गई, और देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली यहाँ पर मैलिका ब्लैक आर एंडरसन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। पर मैलिका ब्लैक ने स्टील चेयर फेंक दी और यहाँ पर मैलिका ब्लैक आर एंडरसन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन आर एंडरसन ने फिनिशर ब्लॉक कर दिया। जो देखकर मैलिका ब्लैक ने आर एंडरसन के ऊपर एक लो ब्लो लगाया, और इसके बाद मैलिका ब्लैक ने आर एंडरसन के ऊपर अपना फिनिशर ब्लैकआउट लगाया। और इसके बाद मैलिका ब्लैक रिंग के अंदर काफी ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन तभी यहाँ पर ली जॉनसन आ गए और ली जॉनसन को यहाँ पर आता हुआ देख मैलिका ब्लैक रिंग छोड़कर चले गए। और इसी तरीके से इस वीक का एडब्ल्यू का डायनामाइट शो ऑफर गया, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो तो नहीं था, लेकिन एक एवरेज डायनामाइट शो था। और गाइस इस शो के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर हमारे आज की वीडियो यही तक की थी, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?